वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। अपन बात कर रहे हैं, मैं सॉल्व करा रही हूँ 2022 का पूरा कंप्लीट क्लियरली पेपर। जुड़े रहना मेरे साथ, लास्ट तक बने रहना। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जो अपने आसपास कोई 10th का बच्चा है तो ये जो पुराने पेपर्स मैं सॉल्व करवा रही हूँ ये वीडियो जरूर सेंड करना उनको, इससे उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब अपन देखो 2022 का जो पेपर है अपना, 2022 का जो आरबीएससी का जो पेपर है वो तो उसका 4 पार्ट है। पहले पार्ट में जो 10 क्वेश्चन है, पहले पार्ट के अंदर तो 10 क्वेश्चन है एक नंबर के। दूसरे पार्ट के अंदर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तीसरे पार्ट के अंदर 3 नंबर के क्वेश्चन और चौथे पार्ट में 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट के जो 10 क्वेश्चन है पहले अपन वो सॉल्व करते हैं। भाग अ देखते हैं, फिर भाग ब देखेंगे, फिर भाग स और द देखेंगे। एक एक पार्ट उठाते हैं अपन। तो 2022 का जो पहला पेपर है भाग अ, पहला पार्ट है भाग अ की बात करें अपन। भाग अ का पहला क्वेश्चन, भाग अ का पहला क्वेश्चन देखो कि मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है। किससे संबंधित है? मानव के अंदर जो अपना हार्ट है वह एक किसी तंत्र का हिस्सा है, किसी तंत्र का भाग है। बच्चों को किससे संबंधित है? वह हार्ट अपना किससे संबंधित है? तो अपना जो हार्ट है, अपना जो हार्ट है देखो, मानव हृदय किससे संबंधित है? तो जो मानव का जो हृदय है, मानव का जो हृदय है वह किससे संबंधित है? आपके 4 भाग दिए हुए थे। आपका पहला भाग था पोषण, दूसरा था उत्सर्जन और तीसरा था श्वसन और चौथा था परिसंचरण तंत्र। तो मानव हृदय किससे संबंधित है? परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। आपका आंसर क्या था? परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन से यंत्र द्वारा रक्त दाब नापा जाता है? कौन से यंत्र द्वारा? ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था और ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन कि कौन से किस यंत्र द्वारा अपना रक्त दाब नापा जाता है? कौन से यंत्र द्वारा अपना रक्त दाब नापा जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन था स्फाइनोमेट्रोमीटर, सेकंड ऑप्शन था बैरोमीटर, तीसरा ऑप्शन था स्टेथोस्कोप और चौथा था लैक्टोमीटर। तो अपना जो रक्त दाब मापा जाता है वह है स्फाइगोमीटर। ठीक है, अपना आंसर क्या हो जाता? अ पार्ट अपना आंसर हो जाता स्फाइग्नोमेनोमीटर। रक्त दाब मापा जाने वाला यंत्र। तीसरा आपका क्वेश्चन था O2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? O2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? जो अपनी O2 ग्रंथि थी थायरॉक्सिन बनाने के लिए उसमें 4 ऑप्शन आपके दे रखे थे। 4 ऑप्शन दे रखे थे। पहला था सोडियम, दूसरा था पोटेशियम, तीसरा था आयोडीन और चौथा था मैग्नीशियम। तो 4 ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर था वो था आयोडीन। O2 ग्रंथि जो होती है उसको थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन ये था कि सभी अनैच्छिक क्रियाएं, जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसका? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? ये था, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था। तो पहला मेडुला
दूसरा पार्ट अग्र मस्तिष्क, स प्रमस्तिष्क या द अनुमस्तिष्क। तो कौन सा भाग है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो वो अपना आंसर हो जाएगा मेड्यूला पार्ट, अ पार्ट। मेड्यूला अपनी जो अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वह मेड्यूला पार्ट करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। पांचवा आपका क्वेश्चन था कि निम्न में से किसमें क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है मतलब किसके अंदर क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। तो पहला क्या था, धोने का सोडा, क्या इसमें क्रिस्टलन जल उपस्थित है। फिर जिप्सम, इसके अंदर भी क्रिस्टलन जल उपस्थित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके अंदर भी है। फिर नेक्स्ट आपका था बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडे के अंदर क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। धोने का सोडा हो गया, जिप्सम वगैरह हो गया, इस सब और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस सब के अंदर क्या था, क्रिस्टलन जल प्रेजेंट होता है। लेकिन बेकिंग सोडा एक ऐसा है जिसके अंदर क्रिस्टलन जल प्रेजेंट नहीं था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह स पार्ट हो जाएगा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन क्या था कि एक डायग्राम दे रखा था। छठा क्वेश्चन क्या है कि एक डायग्राम दे रखा है कुछ इस तरह से। ये क्या है, कांच की नली, ये क्या है, कांच की नली, और ये क्या है, तनु H2SO4, ये क्या है, तनु H2SO4, और ये हो गई अपनी कॉर्क। तो इसके अंदर जो गैस निकल रही है उस गैस बतानी थी कि वह X जो गैस है वह कौन सी गैस है, वह कौन सी गैस है, ये गैस बतानी थी। तो पहला आपके ऑप्शन दे रखा था ऑक्सीजन, सेकंड था, पहला था ऑक्सीजन, सेकंड था CO2, तीसरा था हाइड्रोजन और चौथा था ओजोन। तो इसमें से बतानी थी कि जो आपकी X गैस निकल रही है उसका राइट आंसर क्या था। तो राइट आंसर क्या था, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये मैंने अच्छे से समझा रखा है, पढ़ा रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक तत्व Q मुलायम है, एक तत्व जिसमें Q क्या है, मुलायम है, किसी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। ठंडे जल के साथ क्या करता है, तेजी से अभिक्रिया करता है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इजी क्वेश्चन, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों पहला क्या है, जो मान लो कोई Q तत्व है, कोई भी Q तत्व है जो क्या है, मुलायम है, बिल्कुल मुलायम है, और ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। तो तेजी से रिएक्ट करता है, वह तत्व का बताना था नाम, कौन सा तत्व है। तो पहला आपका ऑप्शन दे रखा था, पहला आपका ऑप्शन दे रखा था पोटेशियम, दूसरा आपका ऑप्शन दे रखा था, दूसरा आपका ऑप्शन Ag, तीसरा आपका ऑप्शन था Cu और चौथा आपका ऑप्शन था Pb। इसमें से कौन सा राइट आंसर था, जो ऐसी कौन से तत्व है जो चाकू से इजीली काटी जा सकती है और ठंडे जल के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, ठंडे जल के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। तो पोटेशियम, सोडियम व पोटेशियम ये मुलायम धातुएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। क्यों, इसको इजीली चाकू से भी काटा जा सकता है और ठंडे जल के साथ बहुत इजीली रिएक्ट करती है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है ताकि ये ज्वाला ना पकड़ ले, रिएक्ट ना कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका कि परावर्तन के जो नियम लागू होते हैं किस में लागू होते हैं, क्या केवल समतल दर्पण में लागू होते हैं, केवल उत्तल दर्पण में लागू होते हैं, या केवल अवतल दर्पण में लागू होते हैं, या कि सभी के लिए लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम तो उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होते हैं, समतल दर्पण के लिए लागू होते हैं और अवतल दर्पण, तीनों के लिए लागू होते हैं परावर्तन के नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी द इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपने को अपवर्तनांक दिया हुआ है, पानी का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? वन 1.33 ये था पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो पानी में प्रकाश की चाल निकालनी थी, पानी की प्रकाश में चाल बतानी है। चाल क्या होगी? तो पानी का अपने को अपवर्तनांक दे रखा है तो प्रकाश की चाल ही ज्ञात करनी थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन दे रखे थे 4। पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा 1.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा था 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 2.56 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.33 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो पानी के अंदर प्रकाश की चाल तो सेम ही रहेगी, क्यों? प्रकाश का पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो प्रकाश की चाल भी वही रहेगी उसके अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.33 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट आपका जो 10वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका जो 10वां क्वेश्चन है वह है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो बच्चों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखे थे। पहला कूलॉम, दूसरा वॉट, तीसरा एम्पियर या चौथा ओम। तो चारों में से कौन सा राइट था? तो विद्युत आवेश का देखने की बात नहीं, विद्युत आवेश का इजी से इजी है कूलॉम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलॉम। ना वॉट होता है ना ओम होता है। तो विद्युत आवेश का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूलॉम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 11वां क्वेश्चन आपका, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो दिए गए परिपथ में आपको एक परिपथ दे रखा है, आपको एक मान लो परिपथ दे रखा है। ये परिपथ दे रखा है जिसमें 3 प्रतिरोध लगा रखे हैं। जिसमें क्या लगा रखे हैं? 3 प्रतिरोध लगा रखे हैं, ठीक है। इस परिपथ के अंदर 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं और और ये 2 प्रतिरोध 2 ओम के हैं। ये 2 प्रतिरोध कितने? 2 ओम के, और ये 4 ओम का प्रतिरोध है। फिर आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ए बी का तुल्य प्रतिरोध बताना था, ए बी सी। तो ये 2 ओम के प्रतिरोध है, ए और बी का क्या करना था? तुल्य प्रतिरोध बताना था। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसका राइट आंसर। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। पहला ऑप्शन था 2 ओम, तीसरा ऑप्शन था 3 ओम, चौथा था 4 ओम और पांचवा था 8 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए व बी का जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 2 ओम अपना राइट आंसर है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा उत्पन्न करने को युक्ति को क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उस युक्ति को क्या कहा जाता है? जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है उस युक्ति को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन था विद्युत मोटर। क्या विद्युत मोटर से विद्युत धारा उत्पन्न होती है? क्या उत्पन्न होती है विद्युत धारा? दूसरा ऑप्शन था आपका विद्युत जनित्र। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में डिफरेंस। तीसरा है एम्पियर और चौथा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। तो अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विद्युत जनित्र, क्योंकि विद्युत धारा उत्पन्न करने का सबसे अच्छी युक्ति कौन सी है? विद्युत जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की सबसे अच्छी युक्ति कौन सी है? विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो
फिर आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। फिर आपके क्वेश्चन थे कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या था जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, उसका मैं पहला क्वेश्चन आपका था कि स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जो स्रावित हार्मोन है, जो स्रावित हार्मोन है, स्रावित हार्मोन की क्रिया और उसकी मात्रा और उसके समय को किसके द्वारा, किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो उसको किसके द्वारा? पुनः भरण के द्वारा। किसके द्वारा? पुनः भरण क्रियाविधि के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है। सेकंड पॉइंट देखना, संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र को अब कौन सा आवेग प्रयुक्त करता है? मतलब संदेश पहुंचाने के लिए किस आवेग का यूज किया जाता है? तो विद्युत आवेग का यूज किया जाता है। किसका? विद्युत आवेग का। तो दूसरा क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया कि संदेश पहुंचाने के लिए किस आवेग का यूज किया जाता है? विद्युत आवेग का यूज किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका था पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की क्या होती है? कमी होती है या बढ़ोतरी होती है? पारितंत्र के अंदर, जो पारितंत्र है उसके अंदर अपन एक पोषी स्तर से ऊर्जा दूसरे पोषी स्तर में जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक जीव से दूसरे जीव में। मान लो एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है तो ऊर्जा की क्या हो रही है? कमी हो रही है कि बढ़ोतरी हो रही है? तो उसके अंदर ऊर्जा की कमी होती है, ह्रास होता है। तो एक पोषी स्तर से क्या होता है? एक पोषी स्तर से ऊर्जा जब दूसरे पोषी स्तर में जाती है, पोषी स्तर में जाती है तो क्या आती है? ऊर्जा की कमी आती है। ऊर्जा में क्या आती है? कमी आती है। मतलब एक जीव किसी दूसरे जीव को खा रहा है तो ऊर्जा में अंदर क्या हो रही है? कमी हो रही है पारितंत्र में। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चौथा, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बिल्कुल सबको पता है ये टिहरी बांध गंगा नदी पर बना हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 1 नंबर इजीली मिल जाएगा। टिहरी बांध किस पर बना हुआ है? गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिबिंब दूरी और बिंब की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिबिंब की दूरी, और बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन मैंने समझाया है कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी क्या कहलाती है? तो 1 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी क्या कहलाएगी? आवर्धन कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विद्युत बल्बों में तंतुओं के निर्माण में किसका यूज किया जाता है? जो विद्युत बल्ब अपने घरों में लगे होते हैं उसके जो तंतु बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? टंगिस्टन के बने होते हैं। विद्युत बल्बों के अंदर, विद्युत बल्बों के अंदर तंतु किसके बने होते हैं? टंगिस्टन के। तो अपना इसका राइट आंसर क्या होता है? टंगिस्टन। टंगिस्टन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बना होता है तंत्रिका उत्तक। जो तंत्रिका उत्तक है वह किससे बना होता है? किस जाल से बना होता है? तो तंत्रिका तंत्र जो है वो न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र से बना होता है। किससे? तंत्रिका कोशिका से। जो तंत्रिका पूरा उत्तक है, जो मैंने बताया था कि जो तंत्रिकाएं होती है संदेशों को पहुंचाने का काम करती हैं मस्तिष्क तक, तो वो किससे बना होता है? पूरा न्यूरॉन से बना होता है। एक एक तंत्रिका कोशिका जुड़कर एक पूरा एक जाल बनाती है, वह क्या कहलाता है? तंत्रिका उत्तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन व तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन व तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है? ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मानव शरीर का नियमन करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताना है जो मानव शरीर का नियमन करती है। तो पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो मानव शरीर का नियमन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि सीएफसी का पूरा नाम, सीएफसी का पूरा नाम, ये 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सीएफसी का पूरा नाम पूछा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
CFC का पूरा नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के कौन से अंग में कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है? कौन सा जीवाणु? कोलिफॉर्म जीवाणु जो मानव के किस शरीर में भाग में पाया जाता है? तो आंत के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल। संतरे के अंदर कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। फिर देखो, अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाना था। तो अम्ल के जलीय विलयन का नामांकित चित्र बनाना था, तो क्या हो जाएगा? एक बीकर लेते हैं और एक रबर की कॉर्क लेते हैं, जहां पर 2 कील लगाते हैं। जहां पर क्या लगाते हैं? 2 कील लगाते हैं। अब इस कीलों को एक परिपथ से जोड़ते हैं, एक परिपथ से जोड़ा जाता है और इसके अंदर एक बल्ब ऐड कर दो। ये अपना एक परिपथ तैयार हो गया। एक विलयन लेते हैं अपन, तनुकृत अम्लीय विलयन ले लिया अपन ने, तो ये इसका नामांकित चित्र बन जाएगा। तो इसमें क्या पूछा था? अम्ल का जलीय विलयन का नामांकित चित्र, जो 1 नंबर का क्वेश्चन था। बिल्कुल इजीली क्वेश्चन 1 नंबर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में अंतर बताना था। तो स्वाद, अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल खट्टे और क्षार कड़वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, दंतक्षय का कारण क्या होता है? दंतक्षय क्यों होता है? क्योंकि जब pH कितनी हो जाए? 5.5 से भी कम हो जाए। जब pH कितनी हो जाए? 5.5 से भी कम हो जाए तो दंतक्षय होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का कार्य बताना था। 1 नंबर का क्वेश्चन है। किसी भी विद्युत परिपथ, कोई भी विद्युत परिपथ ले लो, उसके अंदर धारा नियंत्रक का क्या कार्य है? धारा नियंत्रक, नाम से ही पता चल रहा है। नियंत्रक मतलब नियंत्रण करने वाला, धारा को कंट्रोल करने वाला, धारा को नियमन करने वाला। तो प्रतिरोध को परिवर्तित व विद्युत धारा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ज्यादा धारा परिपथ के अंदर ना हो, ज्यादा धारा का आवेश परिपथ के अंदर ना हो, धारा को कंट्रोल करने वाला। ठीक है, धारा नियंत्रक कहलाता है। फिर देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताना। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताना था। तो इसकी दिशा एक निश्चित समयांतराल के पश्चात चेंज हो जाती है। प्रत्यावर्ती धारा का एक निश्चित टाइम के बाद धारा की दिशा क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। लेकिन दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता, धारा की दिशा एक ही बनी रहती है। प्रतिवर्ती धारा में एक निश्चित समयांतराल के पश्चात धारा की दिशा चेंज हो जाएगी, दिष्ट धारा में धारा की दिशा वही बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा, किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनलिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है? किसी भी कोई भी लंबी परिनालिका है, कोई भी ये लंबी परिनालिका है, ये परिनालिका हो गई, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उसका वह कैसा होता है, किस प्रकार का होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है? पूरी परिनालिका में एक समान रहता है, अलग अलग नहीं रहता कि यहाँ अलग रहेगा यहाँ अलग रहेगा, ऐसा नहीं है। पूरी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है? समान रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, अपन पार्ट ब की बात करें। अब भाग ब, पार्ट ब की बात करें।
तो पार्ट ब में क्या था कि आपको क्या करना, जो आंसर लिखना था आपको 50 शब्द में लिखना था, कम से कम कितने शब्द में, जो आंसर लिखना था वो 50 शब्द के अंदर आंसर लिखना होता है पार्ट ब के अंदर। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कम से कम 50 शब्द के अंदर इसका आंसर देना होता है। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की भूमिका। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जैव प्रक्रम में जैव प्रक्रम के अंदर जीवाश्म की भूमिका, जीवाश्म की भूमिका बतानी थी कि जैव 3 नंबर का क्वेश्चन था, 50 वर्ड के अंदर इसका आंसर देना होता है। तो जीवाश्म में अपन क्या करते हैं, जीवाश्म को देखकर उसकी बाहरी आकृति का पता लगा सकते हैं कि यह जीवाश्म कितना पहले कैसा रहा होगा। जीवाश्म को देख के उसकी बाहरी आकृति का पता लगाया जा सकता है, उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। तो जीवाश्म से अपन किसी भी जीव का, जैव प्रक्रम में जो जीव होते हैं, तो जीवाश्म से उसकी आकृति, उसके बाहरी शेप वगैरह का पता लगा सकते हैं, उसकी आयु का पता लगा सकते हैं, कितने टाइम पहले का अवशेष है, ये कितने टाइम पहले का अवशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र, मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र, मानव के अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र जिसमें हृदय का दायां व बायां भाग, जो हृदय है उसके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दायां व बाएं पार्ट के अंदर। तो ऑक्सीजन बिन ऑक्सीजन जनित रुधिर मिलने की वजह से उसका बंटवारा किया गया दायां और बाएं भाग के, जिसमें ऑक्सीजन युक्त और अनऑक्सीजन विनित दोनों तरह के ब्लड हृदय के अंदर रहते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र बोला जाता है, ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन एब्सेंस की। तो अब देखो, तो मानव के अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो स्तनधारी जीव होते हैं उनका तापक्रम बनाए रखने के लिए मानव हृदय के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है। मानव के अंदर, स्तनधारी जीवों के अंदर तापक्रम का क्या रहता है, नियंत्रण रहता है, नियमन बना रहता है, दाएं और बाएं 2 भागों में डिवाइड रहते हैं, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त और विऑक्सीजनित ब्लड दोनों अलग अलग डिवाइड रहते हैं बाएं और दाएं भाग में। ठीक है, तो स्तनधारी और मानव पक्षी वगैरह इनके लिए बहुत ही लाभदायक रहता है दोनों दोहरा परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंढक व छिपकली के समजात अंग का नामांकित चित्र बनाना था। किसका, मेंढक व छिपकली, इसका समजात अंग का नामांकित चित्र बनाना था। समजात अंग मतलब जिनके संरचना समान हो, कार्य अलग अलग हो, जिनकी संरचना समान होती है, कार्य अलग अलग होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। तो इन दोनों के क्या बनाने थे, डायग्राम बनाने थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता किसे कहते हैं। पारितंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो उत्पादक और उपभोक्ता। तो उत्पादक मतलब क्या हो गया, पारितंत्र के उत्पादक मतलब क्या हो गया कि ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। और उपभोक्ता मतलब कि जो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर डिपेंड रहते हैं, किसी उत्पादक पर डिपेंड रहेंगे, खुद सेल्फ भोजन नहीं बनाएंगे, वह क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाते हैं। वह क्या कहलाएगा, 50 वर्ड के अंदर इसका आंसर लिखना है। तो उपभोक्ता और उत्पादक, जो उत्पादक मतलब जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, और उपभोक्ता मतलब जो भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, उत्पादक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाना है। लोह धातु के ऊपर भाप की नामांकित क्रिया का चित्र बनाना था, लोह धातु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणों की विलयन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र। लवण के
विलयन के जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था वही डायग्राम बनाना है इसमें भी, कि लवण के विलयन की का नामांकित चित्र बनाना है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर क्या प्राप्त होता है? वायु के अंदर जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, देखना, जब नोट करते जाना ये जब मैग्नीशियम रिबन को किसमें, वायु के साथ जलाया जाता है। वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही है मैग्नीशियम की, वायु मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अपने को क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की परिभाषाएं लिखनी है। कम से कम 2-2, 3-3 लाइन में तो ये आंसर इसका होना ही चाहिए। ऊष्माशेषी और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, शोषी मतलब शोषण, जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का शोषण होता है, जिसमें अपने को ऊर्जा देनी पड़ती है, जिसमें अपने को खुद सेल्फ ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊष्मा का शोषण हो रहा है, वह अभिक्रिया कौन सी हो गई? ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, तन्यता को परिभाषित कीजिए और सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तन्यता क्या होती है? तन्यता क्या होती है कि किसी भी, जैसे गोल्ड है, सबसे तन्य धातु कौन सी है? गोल्ड है, सोना। तो इसको खींचकर अपन पतले तार के रूप में लंबा कर सकते हैं, पतले तार के रूप में उसको किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, वो इतना मुलायम होता है। तो वह उसका गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। सबसे तन्य धातु कौन सी हो गई? सोना। सबसे तन्य धातु कौन सी हो गई? सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिखना है। प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम, पहला नियम क्या हो जाएगा कि जो अपवर्तन, ये रहा अपवर्तन का डायग्राम, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो ये विरल माध्यम और ये कौन सा हो गया? सघन माध्यम। यहाँ में एक अभिलंब खींच लिया मैंने, तो यहाँ से प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये कौन सी हो गई? आपतित किरण। ये कौन सी हो गई? अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, पहला नियम का पहला पॉइंट क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब का तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल पर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? साइन आर। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होती है? आपस में बराबर होती है। अनुपात दोनों का क्या होता है? बराबर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, श्रेणी क्रम में 4 से प्रतिरोध को, एक डायग्राम बनाना था जिसमें 4 प्रतिरोधक अपने को दर्शाने थे। ठीक है, सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है अपने को कि 4 प्रतिरोध लगा के श्रेणी क्रम के अंदर R1, R2, R3 और R4, ये 4 प्रतिरोध लगा दिए। इसके अंदर अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा फिर? इसका R1 का विभवांतर अलग होगा V1, इसका विभवांतर भी अलग होगा V2, इसका विभवांतर क्या हो जाएगा? अलग होगा V3, और इसका भी क्या हो जाएगा? V4। तो विभवांतर क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। धारा सब में समान रहेगी, धारा का मान क्या रहेगा? सब में समान रहेगा। तो धारा का मान सब में क्या रहेगा? समान रहेगा। तो V बराबर R1 प्लस
R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। वी आई किस में अपन में आ जाएगा, वी के अपन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा R1 R2 प्लस R3। ये अपने पास क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अब देखो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला अपन ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या हो गया, v बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अपने पास क्या हो गया, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 ओम का एक प्रतिरोध है, क्या है, 4 ओम का एक प्रतिरोध है, एक परिपथ बना हुआ है जिसके अंदर 4 ओम का प्रतिरोध है, प्लस क्या है 10 एम्पियर धारा बह रही है। उसके अंदर धारा कितनी दी हुई है अपने को, 10 एम्पियर दी हुई है। प्रतिरोध कितना दिया हुआ बच्चा, 4 ओम दिया हुआ है, तो और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड आपको दिया हुआ है कि 2 सेकेंड में 10 एम्पियर धारा बह रही है प्रतिरोध के अंदर, कितने 4 ओम प्रतिरोध में। तो फिर अपने को क्या ज्ञात करना है, उसकी ऊष्मा ज्ञात करनी है, ऊष्मा की मात्रा बतानी है। उस प्रतिरोध की ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना है, अपने पास अपने को धारा दी हुई है, अपने को टाइम दिया हुआ है, अपने को प्रतिरोध दिया हुआ है बच्चों। तो अपने को क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। किसका फॉर्मूला लगेगा, ऊष्मा का फॉर्मूला लगेगा, ऊष्मा का फॉर्मूला लगेगा। तो ऊष्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I²RT। आई कितनी है अपने पास, 10 एम्पियर है। आर अपने पास प्रतिरोध दिया हुआ है 4 ओम। टी अपने को कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड अपने को दिया हुआ है। तो ऊष्मा निकालनी है अपने को, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा, 800 जूल। 800 जूल, जूल जो ऊष्मा का क्या है, मात्रक है। जूल क्या है, ऊष्मा का मात्रक है। अपने पास आंसर कितना गया, 800 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, परिनालिका क्या है और परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं। परिनालिका क्या होती है, परिनालिका मैंने बताई है। परिनालिका क्या होती है कि ये कोई चुंबक है जिसके ऊपर क्या लिपटी हुई है, तार की तरह एक लिपटी हुई तंतु होता है, जो मिलकर क्या बना रहा है, परिनालिका बना रही है। एक तार की तरह लिपटा हुआ तंतु होता है, यह क्या है, परिनालिका है। अब इसने क्या पूछा है कि परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करेंगे, परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करेंगे अपन। अब देखो विद्युत चुंबक कैसे अपन प्राप्त करते हैं इससे, कि ये जो परिनालिका है जो क्या होती है, एक लोहे के तार की बनी एक संरचना, तार होता है जो उसके ऊपर लिपटा रहता है, वह कुंडली जैसी संरचना बना देता है, वह क्या कहलाते हैं, परिनालिका। क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है। तो इसने पूछा विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्या करते हैं, परिनालिका में क्या करते हैं अपन, धारा प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। कुछ थोड़ी धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, उसमें विद्युत चुंबक उत्पन्न होगा, मतलब उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये एक सिरा क्या बन जाएगा, उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। एक सिरा क्या बन जाएगा, उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। दूसरा सिरा क्या बन जाएगा, दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। पहला सिरा क्या बन गया, उत्तरी ध्रुव। जैसे अपन ने धारा प्रवाहित करी, पहला सिरा क्या बन गया, उत्तरी ध्रुव। दूसरा क्या बन गया, दक्षिणी ध्रुव। जैसे अपन ने क्या किया, एक कुंडली ले ली, उस कुंडली के ऊपर तार लपेट के क्या बना दी, परिनालिका बना दी। उस कुंडली के ऊपर तार लपेट लिए ऐसे कुंडली नुमा संरचना में, तो वह क्या बन गई, परिनालिका बन गई। प्लस अब इसको अपन चुंबक में कैसे चेंज कर सकते हैं, जब इसके अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब इसके अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो चुंबक का एक सिरा क्या बन जाता है, उत्तरी ध्रुव। दूसरा क्या बन जाता है, दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। पहला सिरा उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे ही अपन किसी नरम लोहे की छड़ को, जैसे ही अपन किसी नरम लोहे की छड़ को इसके अंदर रखते हैं, तो अंदर रखने पर वह क्या बन जाती है, चुंबक बन जाती है। अंदर रखने पर क्या बन जाती है, तो चुंबक बन जाती है। तो आपका यही क्वेश्चन है कि परिनालिका क्या है और उसको कि इस परिनालिका से अपन किसी भी विद्युत चुंबक को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो परिनालिका किसे कहते हैं, पास फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो सी सेक्शन सपाठ है, जो कितने 4-4 नंबर का है। सपाठ कितने नंबर का है, 4-4 नंबर का है।
भाग स कितने नंबर का है? 4 नंबर का कम से कम क्वेश्चन बनेगा आपके। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण परम के दौरान होने वाली तीनों घटनाओं को समझाइए। मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रक्रम के दौरान जो घटनाएं होती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान जो घटनाएं होती है उनको समझाना है कि कौन कौन सी घटनाएं हो। तीनों घटनाएं प्रकाश संश्लेषण की कौन सी होती है? पहली घटना क्या हो गई कि क्लोरोफिल द्वारा ऑक्सीजन का अवशोषण, किसके द्वारा? क्लोरोफिल द्वारा। दूसरा क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। तीसरा क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तीनों घटनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं गैसों के विनिमय के लिए, गैसों के विनिमय के लिए फुसफुस की कार्य प्रणाली समझाओ। तो जो फेफड़े जो काम करते हैं गैसों के विनिमय के लिए, उसकी पूरी कार्य प्रणाली समझानी है। मतलब वही जो कुपिका के अंदर अशुद्ध ब्लड आता है, अशुद्ध ब्लड जाता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, वह पूरी जो प्रोसेस है वह समझानी है गैसों के विनिमय की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। प्लेन एरिया का चित्र बनाना है और उसके विकास संबंधित जीवाश्म के महत्व के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लेन एरिया का नामांकित चित्र बनाना है, वह जीवाश्म के विकास के महत्व के बारे में लिखना है। तो ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का कि चित्र डायग्राम बनाने में चले जाएगा, 2 नंबर इसके महत्व को समझाना है, जीवाश्म के प्लेन एरिया के जीवाश्म के महत्व को समझाना है। ये 2 नंबर का हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन आपके 4 नंबर का होगा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। मेंडल के एक विकल्पी जोड़े के संकरण का आरेख बनाना है। मेंडल ने जो एक संकरण करवाया था उसका डायग्राम बनाना है और उसके बाद डिटेल लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंडल के एक संकरण का नामांकित चित्र बनाना है। एक संकरण प्लस उसकी डिटेल बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को समझाना है। उदाहरण सही 2 नंबर का होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। एग्जाम्पल समेत इसका उदाहरण सहित इसको समझाना है, ऑक्सीजन और अपचयन दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एक आपको अभिक्रिया दी हुई है, इसी का दूसरा पार्ट, जिसमें पहले पार्ट में क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझानी है, दूसरे में अपचयन समझानी। इसके दूसरे पार्ट में आपको संतुलित करने के लिए एक रिएक्शन दी हुई है। वो रिएक्शन है NaOH प्लस HSO Na2SO4
प्लस H2O। इस रिएक्शन को संतुलित करना है। दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में ऑक्सीकरण अपचयन का दिया हुआ, दूसरे पार्ट में यह रिएक्शन दी हुई है। दोनों 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर का टोटल क्वेश्चन है आपके। फिर आपका क्वेश्चन है विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, वो भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। विद्युत मोटर का सिद्धांत, विद्युत मोटर का सिद्धांत बताना है, जिसमें 2 कुंडलियाँ लगी होती है, 2 वलय लगे होते हैं। जो एक कुंडली लगी होती है जो घूमती है, दोनों वलयों के साथ कार्बन पुरुष उसके ऐड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो वह विद्युत मोटर का पूरा डायग्राम बनाना है, प्लस वह कुंडली कैसे काम करती है वह समझाना है। ये भी टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम बताना है। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम बताना है, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम बताना है, और विद्युत धारावाही चालक का डायग्राम बनाना है। जो विद्युत धारावाही चालक का डायग्राम और वाम हस्त का नियम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके भाग द, जिसमें आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाग ब है, जिसमें आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, प्लस 3 या 4-5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और अथवा में भी कुछ क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के टोटली, और इजी से इजी क्वेश्चन है जो मैंने अच्छे से करवाए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण लिखना है, उदाहरण समेत प्रतिवर्ती क्रिया को समझाना है, उदाहरण समेत प्रतिवर्ती क्रिया को समझाना है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब कहीं हाथ लग जाए तो अचानक हाथ का हट जाना, वह क्रिया कौन सी है, प्रतिवर्ती, उसको पूरा डिटेल में समझाना है, और प्लस उसका एग्जाम्पल समेत। तो एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो, हाथ कहीं गर्म चीज़ पे या कहीं चुभने वाली जगह पे लग गया, एकदम से हटना, उसका डायग्राम पूरा बनाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर, ये पार्ट 1 21वां क्वेश्चन, जिसका पार्ट 1 क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप को समझाना है। किसमें, जंतुओं के अंदर प्रतिवर्ती चाप को समझाना है। जंतुओं में प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसे होती है, प्रतिवर्ती चाप को पूरा डिटेल में समझाना है। फिर इसका तीसरा पार्ट क्या है, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है। बुक में आपके पूरा अच्छे से दिया हुआ है प्रतिवर्ती चाप का नामांकित डायग्राम, नामांकित चित्र बनाना है। टोटल ये पूरा एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये 1 नंबर का, ये 2 और ये 2, 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अथवा में, या तो ये करो या फिर इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह है पहला कि अंडाशय का स्रावित हार्मोन का नाम। 1 नंबर का क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम बताना है, 1 नंबर का क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट, और किसी 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य बताना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। दूसरा पार्ट क्या हो गया, 2 नंबर का हो गया। तीसरा पार्ट हो गया मादा अंतःस्रावी ग्रंथि की स्थिति का नामांकित चित्र बनाना है। क्या करना है, मादा अंतःस्रावी ग्रंथि का नामांकित चित्र बनाना है। ये भी 2 नंबर का हो गया। टोटल क्वेश्चन 5 नंबर का हो गया है। टोटल क्वेश्चन पूरा 5 नंबर का जो इसके अथवा में दिया हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा इजी लग रहा है तो ये ज़्यादा बेटर है उससे, और ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, जिसमें सुमेलित करना है, मतलब एक तरफ नाम दिए हुए, दूसरी तरफ उनके फॉर्मूले दिए हुए, कुछ नहीं करना, सुमेलित करना। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इजीली 5 नंबर मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, देखो पहला हो गया जिप्सम, विरंजक चूर्ण, तीसरा बेकिंग सोडा, चौथा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या करना था इसमें, सिर्फ जो आप दे रखे हैं फॉर्मूले उसको सही से सुमेलित करना है कि कौन सा फॉर्मूला किस चीज़ का है, सही से दर्शाना है। तो देखो जिप्सम का फॉर्मूला,
देखना, ये आपका क्वेश्चन है। ये जोड़ना था तो नॉर्मली बेकिंग सोडा का सूत्र अपने को पता है, NaHCO3 प्लस जिप्सम का, विरंजक चूर्ण का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, ये अपने को ऐड करने थे। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इजीली मिल जाएंगे। बहुत इजी से इजी है, सिर्फ फॉर्मूले याद रखना है, किसका फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जिसमें साधारण में एक जलीय विलयन के अंदर, नमक के एक जलीय विलयन के अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जलीय विलयन में अपन क्या कर रहे हैं, एक विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जलीय विलयन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। एक अपन ने ले लिया एनोड, एक अपन ने ले लिया कैथोड। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो गैसें X और Y, दो गैसें निकलती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कितनी गैसें निकल रही है, दो गैसें निकल रही है, X व Y। फिर इसने क्या पूछा कि यहाँ दो गैसें निकल रही है एक नली के थ्रू, और यहाँ क्या आ रही है, फटफट की आवाज़ आ रही है। जो मैंने अपने सेकेंड चैप्टर में ये मैंने बताया था, फटफट की आवाज़ आ रही है, तो वह अपने को गैसें पहचाननी है। तो जो X नली है, दो नली बता दी अपन ने, जो X नली है उस नली में से क्या आ रही है, फटफट की आवाज़ आ रही है। तो कौन सी गैस हो सकती है, कौन सी गैस हो सकती है, मैंने सेकंड चैप्टर में भी था ये क्वेश्चन, पूरा डिटेल में समझाया था। हाइड्रोजन गैस, फटफट की आवाज़ आ रही मतलब X नली से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन की गैस निकल रही है। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पर मुख्य फोकस की परिभाषा समझानी है। फिर 23 आपका क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की परिभाषा समझानी है। फोकस की परिभाषा बतानी है, फोकस बिंदु की, और किसके अंदर, अवतल दर्पण के अंदर। बहुत इजी, मैंने सबकी परिभाषा डिटेल में लिखा रखी है। फिर इसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी के अंदर, ये पार्ट 1 और दूसरा पार्ट है कि 0.4 सेंटीमीटर साइज का, 4.0 सेंटीमीटर साइज का 12.0 सेंटीमीटर का फोकस दूरी, अपनी फोकस दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर क्या है, साइज़ है। बीम की साइज़ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, फोकस अपने को दे रखा है 12। फिर इसने क्या पूछा कि अवतल दर्पण से 18 सेंटीमीटर दूर रखा है। फोकस दूरी से जो बिंब है कितना दूर रखा हुआ है, दूरी इसने R कितनी दे दी, 18 सेंटीमीटर। R इसने कितनी दी, 18 सेंटीमीटर दे दी। फिर इसने पूछा कि दर्पण में कितनी दूरी पर पर्दे पर रखा जाए कि प्रतिबिंब प्राप्त होगा, मतलब कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी अपने को निकालनी है। अपने पास फोकस है, अपने पास बिंब की साइज़ है, अपने पास दूरी दे रखी है, अपने को क्या निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है। तो फिर इसने पूछा कि अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस F व वक्रता केंद्र C। अवतल दर्पण के सामने U अपने को दे रखा है 18, V अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। तो ये क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं,
ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है 2022 के जो पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए वो सब के सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं, अपने चैप्टर में क्लियर करवा रखे हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये 2022 का पूरा टोटली पेपर मैंने बताया है, आपको समझाया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 2023 का पेपर समझाऊंगी, फिर अपना एक खुद का पेपर मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं अलग से निकाल के दूंगी, उससे बाहर कहीं आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसके लिए बने रहो, मेरे साथ जुड़े रहो।